की जो चल रही है शायरी कविताएं, तो ये जो दौर बदल चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे ख्याल से कोई हमारी शायरी में कोई बहुत फ़र्क नहीं आया होगा, क्योंकि कुछ ये है कि तजर्बा ज़्यादा हो गया हो उम्र के लिहाज से, लेकिन ये कि किसी ज़माने में भी हमने रूमानी शायरी नहीं की। बहुत हुस्न इश्क व गुलो गुल शम्मा परवाना, ये एक तो चूँकि ये कलकत्ते का, ये बंगाल का मिजाज भी नहीं था, और दूसरे कुछ शायद हमारे मिजाज में भी नहीं रहा होगा। तो चूँकि शुरू से मतलब ये है कि ज़हन बड़ा इनकलाबी जैसा था, या सोच बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी जो शायरी है वो हमारी शख्सियत से अलग नहीं है। मतलब वो हमारे उस्ताद का शेर है कि हम जो कुछ हैं, हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, चेहरे पे भभूत नहीं मलते, कभी काले बाल नहीं करते। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि हम शुरू से हमने ये सोचा था जब हमने शायरी शुरू की थी कि उसको कोई मकसद होना चाहिए। तो मैंने बल्कि एक NDTV के इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि अगर कलम से अगर सच नहीं बोला जा सकता तो फिर कलम से नारा डालने का काम लिया जाना चाहिए, उसे लिखना पढ़ना नहीं चाहिए। तो हमने हमेशा ये है कि जो महसूस किया है, जैसे शुरू में उन्होंने माँ पे शेर कहना शुरू किए तो बहुत एतराज़ात होते थे कि साहब शब्दकोश में गज़ल के माने हैं महबूबा से बातें करना, माँ से बातें कैसे हो सकती। मैंने कहा कि नहीं, जब एक मामूली सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूबा क्यों नहीं हो सकती, जो मेरी पैदाइश में, मेरे जन्म में अल्लाह की साझेदार रह चुकी होती है। तो हमने कहा कि फिर जब आचार्य तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं तो मेरी महबूब मेरी माँ भी हो सकती है। तो बहुत शुरू में ये था कि सब एतराज़ात होते थे, जो आलोचक आलोचना सभी क्रिटिसाइज होती रही, लेकिन हम अपने काम में हम लगे रहे। आज हमें खुशी है कि हिंदुस्तान की किसी ज़बान में गज़ल लिखी जाए, उसमें कहीं ना कहीं से इस फ़कीर की वो कोशिश ज़रूर दिखाई देगी जहाँ रिश्ते गज़ल में हो, माँ बहन बेटी। तो ये शुरू से था मिजाज में कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए। फिर ये कि जैसे हम ये सोचते थे कि हमारे मुल्क में गंगा को माँ कहा जाता है, जमुना को माँ कहा जाता है, सरस्वती को हम माँ कहते हैं। हमारी मोहब्बतों मुरब्बतों और रवादारियों का ये मामला है कि दूध देने वाली गाय को भी हम माँ कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये हमारे कल्चर में वेस्टर्न दाखिल हुआ, हम कॉलोनी कल्चर में दाखिल हुए, हम छप्पर से अपार्टमेंट्स में जाने लगे, तो पहले हम गाय को भी माँ कहते थे, अब हम माँ को भी गाय समझने लगे। हम ये सोचते हैं कि अगर 3 कमरों का फ्लैट है तो हम चाहते हैं अम्मा गांव में रहें, यहाँ आएंगी तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उसके रूम में ये अम्मा खांसती रहती हैं वगैरह वगैरह। यानी जब ज़रूरत होती है तो हम माँ को बुलाते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हमारी कोशिश से अगर हिंदुस्तान के किसी ओल्ड एज होम की एक दीवार भी अगर गिर जाए तो हम सोचेंगे हमारा जीवन सार्थक है। हमने ये मिशन बनाया और उनकी दुआ से बहरहाल जितना मुझे हौसलेदार भी हूँ, तो वो महेश्वरी ने, तो वो 1 लाख से ऊपर वो किताब भी की 4 साल में, तो भी एक रिकॉर्ड माना जाता है। तो पाकिस्तान में भी उर्दू में लाखों किताब। इसका मतलब ये है कि हम और आप कोई भी इसके लिए कतई तैयार नहीं है कि हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े या हमारी माँ अकेली हों, परेशान हों। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या हम समझा नहीं पाते। हमारी किताब पढ़ने के बाद हमें खुशी है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमने वो किताब रात में पढ़ी आपकी और हम रात भर रोए और सवेरे जाके माफ़ी मांग कर माँ को हम घर ले आया। तो हमने सोचा कि शायद कितनी मुझे ऐसी कोई मेरी शख्सियत में भी कोई जादू नहीं है, मेरी शायरी भी कोई गालिब और मीर की शायरी नहीं है। मामूली सा कलमकार, बहुत अलग थलग ज़िंदगी गुजारने वाला, सियासत से दूर और ये ओहदे वगैरह इन सब से भागने वाला। लेकिन अल्लाह ने जितनी फ़कीरी में मकबूलियत या महबूबियत दी है तो हम उसके बदल शुक्रगुजार हैं। और इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि सिर्फ मेरी नहीं, हर उस शख्स की माँ की दुआएं मेरे साथ हैं जो जिन्हें भगवान ने माँ दे रखी है, अभी हयात हैं,
तो इसी तरह मेरी बीमारी में भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आपने माँ पे शेर गए थे, इतनी माँओं ने आपके लिए दुआएं की कि तो यही है। तो मैंने इस मिशन के इससे कनेक्टेड ही एक जुड़ा हुआ एक जातीय प्रश्न है कि ट्रांसपोर्टिंग परिवार से आने वाला एक व्यक्ति देश का या दुनिया का इतना बड़ा जो आज शायर है, क्या इसके पीछे क्या मानते हो, किसकी दुआ मानते हो? ऐसा है कि शुरू में एजुकेशन के ज़माने में मैं चला गया नक्सल पार्टी में, कलकत्ते में। फिर एक ज़माना वो आया कि जो 17-18 उस ज़माने के ख़तरनाक किस्म के होंगे उनको मार देने का ऑर्डर था, उसमें एक मेरा नाम भी था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे घर ही से निकाल दिया। तो मैं 2-3 साल तक उनकी सजा ये थी कि कलकत्ते में नहीं आएगा। एजुकेशन हासिल करने के लिए मेरे लिए काफ़ी थे ऑब्जर्वेशन। मैंने मतलब ये कि एक पूरी दुनिया मैंने देखी अपनी आंखों से, गरीबी क्या होती, परेशानी क्या होती, मौत क्या होती, हादसे क्या होते। तो रफ्ता ये हुआ कि जब हम ये 18-19 साल की उम्र में भी, 20 साल की उम्र में भी, मैं आपको दिलचस्प बताऊं कि जब मैं किसी बारात में साथ में जाता था तो जब वो लड़कियां या औरतें नाचती थी तो मुझे कभी वो दिखाई नहीं दी। नौजवानी में भी मुझे वो गैस बत्ती वाला दिखाई देता था जो 18-20 किलो की बत्ती लेकर चलता था और भूखा प्यासा वापस। तो ये इस तरह से मतलब ये कि हम अपने आप को बिल्कुल बदलते चले गए और उसका असर मेरी शायरी पर भी पड़ा। अब तो जब मैं अपनी माँ से ये कहता था कि ये ट्रांसपोर्ट का काम बहुत मुश्किल है, मेरे वालिद कहेंगे ट्रांसपोर्ट में बैठो, मुझे शौक था वकालत करने का या शायरी वारी करने का, प्रोफेसर होने का। आप टीचर भी रहे हैं? नहीं, हमने बीकॉम तक एजुकेशन हमने हासिल की, फिर वालिद बीमार हुए, उन्हें छोड़ दिया। अब बीकॉम मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था। तो उन दिनों में जब मुझे बाप ज़बरदस्ती ले जाना चाहते थे कारोबार में तो मैं अम्मी से लड़ता था। मैं कहता था कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, और उनको बोलिए हमें फिर घर से निकाल दें। तो मेरी अम्मा ने समझाया कि देखो बेटा, जंजाल अच्छा है, कंगाल अच्छा नहीं है। तो मैं फिर इसी जीवन गाथा में अपना उलझता चला गया। फिर अपना बैठने लगा मैं ट्रांसपोर्ट के काम में। तो लेकिन ये कि पूरी ज़िंदगी हमने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी रेल की पटरी है, मेरा कारोबार उस पर से गुजरता हुआ भारी भरकम इंजन है, और मेरी शायरी पटरियां पार करता हुआ एक नन्हा सा बच्चा है। मैं सिर्फ टाइमिंग का फर्क रखता हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब इंजन गुजरता है तो मैं सोचता हूँ मेरा बच्चा वहां ना जाने पाए, जब बच्चा गुजरता है हम चाहते हैं तो इंजन रहे। तो ये है, इस तरह से तालमेल बैठ जाता है। हाँ, तालमेल बैठ जाता है। दौर पूरा आपका संघर्षमय रहा। इसमें कब पहली बार आपके मन में ऐसा अंकुर फूटा कि आपने कोई पहली कविता, पहली शायरी कुछ की होगी? निश्चित पहली वो चीज आपको याद होगी जो पहली बार आपने कब कलम उठा के कविता लिखी होंगी, सोची होंगी, कोई भी दिमाग में आया होगा कि मुझे शायरी भी अच्छी लगती है, कुछ इस तरफ कन्वर्ट कैसे हुआ? हाँ, असल में प्रेरणा मिली होगी। मैं जब 2-3 बजे मैं ट्रक पे चलता था मैं, तो मेरे यहाँ थोड़ा निकल आया था, ये बिल्कुल न सुन बस। अब मैं कलकत्ता जा नहीं सकता था। अच्छा, दुख ऐसी चीज़ है कि आदमी फौरन वो अपनों को तलाश करता है। जिस तरह से अगर कभी आप देखें रोड साइड पर कि कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, कोई शख्स ज़्यादा जख्मी होता है, तो वो आपसे कभी नहीं कहता है कि मैं अस्पताल पहुँचाऊँ, वो कहता है हमें घर पहुँचाओ। वो समझ जाता है कि हमारा खेल अब ख़त्म हो रहा है, हमें अपने घर जाना चाहिए। तो उसी तरह से दुख में बहुत याद आते हैं अपने लोग। फिर सुख की जब इंतहा आपके पास आती है तब फिर आपको अपने लोग याद आते हैं, लेकिन वो लोग रह नहीं जाते हैं। जब आप मिनिस्टर हो जाते हैं तो वो 8वीं क्लास का दोस्त आपका नहीं जो आपको घुसा देता है, गालियाँ रखता है, तब आप अकेले हो जाते हैं दिल्ली में, तब आपका सवाल शुरू होता है। तो ये दुख की अजीबोगरीब पहचान है। तो उसी तरह से जब मेरे यहाँ फोड़ा निकला बहुत तकलीफ होती थी, तो लेकिन ये कि मैं घर भी नहीं जा सकता था। अच्छा, फ़ोन वोन का उतना सिलसिला भी नहीं था, और वो कुछ वो मिजाज में मड़क या टेढ़ापन इतना था कि वालिद ने एक बार ईद के दिन वो नया सूट मुझे सिलवा के दिया हो। मैं पढ़ता था 7वीं 8वीं में। तो जैसे लड़के अपना हर लोग यही सब लोग करते हैं, तो मैं अपना सूट पहन के दिन भर घूमता रहा। शाम को मैं आया, वालिद साहब ने खूब गालियाँ, घूम रहे हैं आवारा की तरह, अगले साल ईद में नंगा तुमको घुमवाएंगे। तो हमारे ख्याल से 50 साल तो हो गए होंगे, 45 साल, आज तक ईद के दिन हमने कभी नया कपड़ा नहीं पहना।
तो बहुत घर में सब जिद की है, सुन्नत रसूल है, कोई रुमाल खरीद लाए, बनियान खरीद लाए, लेकिन कपड़े नहीं पहने कभी। एक बार कार चलाने को वाली साहब ने कुछ बोल दिया, लड़ गई होगी कहीं, तो बस फिर कार नहीं छुई। हमने कहा आप अपनी खरीदेंगे तो चलाएंगे। तो ये सब था कुछ मिजाज में, ये कोई खानदानी रहा होगा ये, लेकिन ये जो है इसने मुझे इंस्पायर किया। यानी ये भी नहीं है, मसलन आप सोचिए कि हम 3 बेटियों के बाप हो गए थे, तब तक मेरे बाप ने मुझे मारा। मैंने गलत गाड़ी काट दी, चला रहा था, वो मेरे साथ बैठे हुए थे, बस मैंने गलत गाड़ी काट दी, बस मैंने एक थप्पड़ मारा। साले ड्राइवर बनते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जानवर के पीछे से गाड़ी निकाली जाती है, आदमी के आगे से गाड़ी निकाली जाती है। आदमी खतरे में पीछे भागता है, जानवर को खतरे का कोई एहसास नहीं रहता है, इसलिए जो जहाँ जा रहा है जाएगा। तो इस तरह से मैं सोचता था कि नहीं, ये मेरे बाप नहीं, मेरे उस्ताद हैं। तो मतलब ये कि इस तरह से मतलब हमारे बाप ने, आई थिंक सभी के बाप यही कोशिश करते हैं कि उनमें जो कमी हो वो उनके बच्चों में ना आने पाए। ये और बात है कि उस वक्त हमें भी बुरा लगता है, आपको भी बुरा लगता है, लेकिन बाद में अब मतलब मैं अपने बाप को अगर ढूंढूं तो नहीं मिल सकते। एक बार वो कलकत्ता आए तो हम स्टेशन उनको लेने के लिए गए, सब बैठ गए, क्या हाल है मैंने कहा ठीक ठाक, सब बनाया उन्हीं का था कारोबार, सब ठीक ठाक। मैंने कहा जी, मैं हावड़ा स्टेशन से निकलते ही मैंने पंप में मैंने गाड़ी लगा दी। तो क्या हुआ, मैंने कहा बहुत तेल ले लें, मुझे एक गाली दी और गाड़ी उतर के चले गए, रिक्शा पे उठ गए। बाद में मुझे रात में उन्होंने समझाया, कहने बेटे अगर तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए भी हो तो तेल के वक्त तेल ही काम आएगा, पैसे काम नहीं आएंगे। अगर पैसे हैं तो गाड़ी में तेल रहना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, आपको अपने बच्चों को सिखाना है। तो ठीक है, उनको इस वक्त एहसास ना हो, कल एहसास होगा, परसों एहसास होगा। तो ये जो थोड़ा सा हमने अपने आप को ज़िंदगी से काट के रखा, उसमें आई थिंक मुझे फ़ायदा पहुंचा। मैं 5 बेटियों का बाप, 1 बेटा मेरा, एक ही बेटे में सब हसरत निकाल लेनी थी। जब मैं अपने बेटे की मैं शादी कर रहा था तो मुझे कहीं से ये मालूम हुआ कि वो लड़की वाले जो हैं वो खाते पीते लोग हैं और शायद मेरे बेटे को जहेज में कार देना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरे बाप इतने कौड़िल्ले आदमी थे कि वो हम लोगों को कहते थे कि मेरे किसी लड़के ने जहेज की तरफ देख लिया तो मैं समझूंगा मेरी औलाद ही नहीं है, इसकी माँ कहीं और गई होगी। इतने टेढ़े थे। तो जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा कि यार तुम्हें कार लेनी है कोई क्या? तो कहने यार पापा ले लेंगे पैसे से। हमने बताओ कौन सी गाड़ी बढ़िया है आजकल? कहना सफारी डेकर है। हमने कितने की है? कहना 1056 की है। मैंने शक्ल तुमको दिलाते हैं। तो हमने उनको कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके उनको गाड़ी दिलवा दी। और मैंने समझाया, मैंने कहा देखो बेटा ससुराल का माल मत खाना, आदमी कुत्ता हो जाता है, ये मत करना कभी। इसके बाद लेकिन वो लोग ससुराल वाले सबकी कुछ साथ देखिए मेरी लड़की है, ये है, ऐसा वैसा, वो जैसे होता बदित ये दे दें वो दे दें। मैंने देखिए जो आप देंगे माशाल्लाह सब है मेरे पास, तो कहीं और किसी में हम लोग मिलकर किसी दूसरे की लड़की की मदद कर देंगे, हमारे में कोई ज़रूरत ऐसी है नहीं। वो बहुत बजित हमारी जैसे ख़ासतौर से औरतें ज़रा पैसे वैसे वाली हो जाए और उनको हमारे खुश दामन जो है। तो मैंने कहा ऐसा कीजिए कि हम आले रसूल हैं, जो हमारे आल ने हमारे बुजुर्गों ने दिया था वही हमको आप दे दीजिए, चलिए जायज़ हम लेंगे। हमने कहा मिट्टी के बर्तन दिए थे हमारे हुजूर ने अपनी बेटी को, मिट्टी के बर्तन आप हमें भी दे दीजिए। और हमने उनसे सचमुच मिट्टी के बर्तन लिए। अब रात में वगैरह ने देखा कि हमने अपने घर में उनको सजा दिया है वक़्त अलमारी में। तो ये मतलब ये कि हम सोचते हैं कि हमारी अगर कोई सोच अगर डिफरेंट है तो उसको हम मुकम्मल उसको तस्वीर दें। हम सोचते हैं कम से कम मेरी एक जनरेशन को ये गैरत रहेगी कि मेरा बाप या मेरे दादा जो हैं वो इतने गैरतमंद आदमी थे कि उन्होंने जहेज वहज की तरफ हाथ नहीं पाया। तो ये एक लानतें हैं, किसी समाज में हो, हिंदू समाज में या मुसलमान समाज में, वटेवर, ये लानतें हैं। तो इनको किस तरह ख़त्म किया जाए? अगर हम शायर पहल नहीं करेंगे तो ये लीडर तो पहल कर नहीं सकते, ये घोटाले में रहते हैं। आपका जो शेर है पूजा करोगे घर में मसला कहाँ से आए? किताबी रहे हो? हाँ, ये हमारी अहलिया को फोन है, ये रिश्ते में मेरी बुआ भी लगती है। जो हम लोगों के रिश्ते होते हैं ना सैटेलाइट रिश्ते, तो कभी मेरी इनसे लड़ाई नहीं हुई, इसलिए कि जब कभी बिगड़ती हैं सोचते चलो बुआ है कह रही है तो ठीक है। तो ठीक है ताल्लुकात। राणा साहब, इस दौर में जो उर्दू गुजर रही है और ये कहा जाता है कि उर्दू के साथ अन्याय हुआ है आज़ाद हिंदुस्तान में, या जितना न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब
अभी आपने अपनी किताब जस्टिस काटजू के नाम समर्पित की है, तो आपको क्या लगता है अभी उर्दू के लिए क्या उर्दू के साथ जितना न्याय होना चाहिए वो सही में नहीं हुआ है, या उर्दू के साथ और या फिर सरकारों ने जो है वो अन्याय किया है? देखिए, असल में ऐसा है कि इस मुल्क में जब तक आप खुद एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक आप खुद लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, तब तक आपको हक नहीं मिलने वाला है। आप देखें, अम्बेडकर से लेकर मायावती तक का सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आज हर पार्टी सलाम करती है, हर पार्टी उनका एहतराम करती है, हर पार्टी उनको अपने में शामिल करती है। हमारे यहाँ खासतौर से जो मुस्लिम हमारी जो कम्युनिटी है, इसमें इतने फिरके हो गए, इतने नेता हो गए, इतने दलाल पैदा हो गए कि उसमें यूनिटी नहीं हो पा रही है। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ महाराष्ट्र में क्या हाल है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मालूम है 15। हाँ, तो मतलब ये कि जैसे लगता है कि जैसे कि हमारी माँ मुखबिर जन्म दे रही हो। अभी 4 आदमी यहाँ बैठकर हम कोई बात करें, वहाँ एसपी बुला करके बोलेगा साहब रात में क्या मीटिंग हो रही थी आपके यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि उर्दू के सिलसिले में भी यही हुआ कि हम सब बेईमान। मसलन आप ये देखें कि अगर अभी उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बना दिया जाए, या अगर उर्दू अगर स्कूल में पढ़ाई जाने लगे, तो आप ये बताइए कि अनिल अग्रवाल को या पुरुषोत्तम हरवानी को या भाई साहब को क्या एतराज हो सकता है? हाँ? इसका मतलब है कि आप खुद नहीं चाह रहे हैं। जो उर्दू एकेडमीज हैं, जो सब कुर्सियां हैं बना दी गई, उस पर हरामखोर को जाके बैठ जाते हैं, कभी ये चेयरमैन बन गए, कभी वो चेयरमैन बन गए। तो इस वजह से उसका टास्क कभी पूरा नहीं हुआ। हमने अपनी किताब में लिखा है कि जस्टिस काटजू उर्दू के आखिरी वकील हैं, क्योंकि जितनी वो शिद्दत से वो बात रखते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कोई नहीं रखता है। फराग गोरखपुरी जैसे थे, रघुपति साहब फराग गोरखपुरी, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में मुशायरे में उन्होंने कहा कि आप उर्दू इसलिए पढ़ लो कि वो अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई दे। तो एक भी उर्दू वाला इस जुर्रत से बात नहीं कर सकता है, नहीं कह सकता है। तो मतलब जो हमें जुर्रतें थी, वो जुर्रतों की हमें कमी है पूरे मुल्क में। तो उसी वजह से उर्दू का काज जो है वो अच्छा, ये ठीक है, उस पर इल्ज़ाम के साथ ये पाकिस्तान की ज़बान है, ऐसा वैसा। देखिए, ये सब मसाइल हर जगह चलते हैं। मैं कलकत्ते में रहता हूँ, कलकत्ते में चाइनीज़ बहुत हैं, वहाँ पूरा चाइना टाउन ही एक है। तो हम अक्सर रात में टहलते भी हैं। हमारे इलाके में बहुत दुकानें हैं, चाइनीज़ के करीब 80-90 दुकानें होंगी, और ज़्यादा ही बल्कि होंगी, और अगर आगे तो चले जाएँ तो उनका अपने एक अखबार छपता है, और उनकी कम्युनिटी के लोग, मतलब आप हम सबकी ड्यूटी है कि महीने में एक दिन वो सब जगह जाके अखबार डाल करके आए। यानी सब दुकानों में जाकर आप रात में पूरा अखबार लेकर के जाते हैं, गाड़ी में बैठ के सब दुकानों में नीचे से शटर से अखबार आप डालते हैं। तो माफ कीजिएगा, जबान की हिफाजत भी ऐसे की जाती है जैसे बेटी बेटियों की। तो इतना जज्बा किसी में नहीं है। हम जबान की हद तक इसी उसमें दिलचस्पी हमारी है कि हमको चेयरमैन बना दिया जाए, हमको साहित्य अकेडमी में ले लिया जाए। हमें इवन आप ये देखिए, हम जैसे अक्सर एक बात ये कहते हैं कि अभी अगर मुझे गवर्नमेंट कुछ भी बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मुसलमान कोटे से बनाए जा रहे हैं, और सबसे पहला हम ये काम करते हैं मुसलमानों के सामने करने, मिलते ही नहीं। ये जितने जैसे हमारे यूपी में नसीमुद्दीन थे मिनिस्टर, तो मायावती से जब लोग पूछते तो कहते भाई हमने तो नसीमुद्दीन जी को बना दिया है, आप जाके उनसे बात कीजिए। तो होता ये है कि हम अपना रोल भूल जाते हैं। तो इसी वजह से मतलब जो हमारे यहाँ जो खराबियां हैं, तो मतलब ये आपकी बात का ये मतलब निकाला जाए कि उर्दू के पीछे रहने का कारण उर्दू वाले हैं, 1000% उर्दू वाले हैं। मैं जैसे एक बात कहता हूँ कि उर्दू एकेडमी खत्म कर देनी चाहिए, जितनी भी हिंदुस्तान में एकेडमी है सबको खत्म कर देनी चाहिए। मैं शुरू से 20 साल से मैं ये बात कहता हूँ, और खत्म करके उर्दू की तरक्की के लिए एक वजीर बना दिया जाए, कोई भी बनाए, किसी को बना दे, और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में एक अफसर को दे दें कि जो स्कूलों की देखभाल करे, कहाँ पढ़ाई जाती है, कहाँ जरूरत है, कहाँ होना चाहिए। उर्दू को अभी तक राणा साहब शायरी की जबान से बाहर निकाले नहीं गया, उर्दू को आम लोगों की भाषा अभी तक बनाई नहीं गई। नहीं, शायरी की जबान से बाहर है ऐसा नहीं है। असल में हुआ ये कि आज़ादी के फौरन बाद
उर्दू ज़्यादातर मदारिस में है, मदरसों में उर्दू ज़्यादा रह गई। मदरसों की प्रॉब्लम ये हुई कि मदरसे वालों ने अरबी के अलावा कुछ पढ़ाया नहीं, उसको उन्होंने मतलब हाईटेक नहीं किया। अगर उन्होंने मदरसों को उस वक्त से हाईटेक करना शुरू किया होता तो आज कम से कम 100 यूनिवर्सिटी में बदल गए होते, इतने बड़े बड़े मदरसे थे। लेकिन वो चूंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी उन लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने कभी इसका मौका नहीं दिया। तो उसके लिए बेसिक जरूरी यही है कि ये जो एकेडमी में क्या, अभी वो आजकल वो एक आजम खान मिनिस्टर है हमारे यहाँ, हमारे बहुत दोस्त हैं, तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई वो किसको बना रहे हैं उर्दू एकेडमी का चेयरमैन। आए दिन लोग मुझसे पूछते रहते हैं। हम कहते हैं यार इसमें बन जाने से क्या हो जाएगा, एक कोई हरामखोर कुर्सी पर बैठ जाएगा, वो खाने लगेगी, इससे उर्दू का क्या फायदा होना, आप बताइए। तो ये जो उसके जो बुनियादी मसाइल हैं उसके लिए ज़रूरी यही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एड, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पैसा कम देती है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप देखें कि इसी मुशायरे जैसे सबों से मुशायरा है, हमने एक बार ये बात कही थी कि होना ये चाहिए। मैं ये बात मैं आज आपके चैनल के द्वारा और आपके अखबार के जरिए मैं इसकी मैं शुरुआत भी कर सकता हूँ। मैंने ये कहा कि हर मुशायरे में हर शायर से 10% पैसा ले लेना चाहिए वापस, और 10% मुशायरे वाला अपने पास से बताए, 20% उर्दू मैगजीन्स हैं या कहीं उर्दू पढ़ाई जा रही है उन बच्चों का प्रमोशन हो जाएगा। ये तो रात भर की अय्याशी में आप 4 शराबी शायर आते हैं, 3 तवाइफ ब्रांड शायरात आती हैं, रात भर आपको हंसाते हैं, रुलाते हैं और 4 लाख रुपए जेब में रखते हैं, चले जाते हैं। तो फिर आप उर्दू की क्लेम करने लगते हैं। और माफ़ कीजिएगा, चंदा जो है यूँ वसूली नहीं होता है, बाकायदा यूँ ही वसूल होता है, यूपी में तो ऐसे ही वसूल होता है। जस्टिस काटजू जैसे, मैं भी मेंबर हूँ प्रेस काउंसिल होता है, जस्टिस काटजू जैसे लोगों की आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी है उर्दू के लिए? नहीं, जस्टिस काटजू तो खैर हमेशा से बहुत उर्दू नवाज आदमी थे, आपकी तो शायद उनसे मुलाकात नहीं हो, मेरी बहुत पुरानी उनकी मुलाकात है 30 साल की। तो वो तो बहुत हमेशा से बहुत डैशिंग आदमी रहे। वजह यही है कि देखिए असल में बात यहाँ आप आई थिंक आई एम सॉरी, आप जस्टिस काटजू को एक कश्मीरी ब्राह्मण समझ कर सोच रहे होंगे। नहीं, जस्ट एक मिनट, या आप हिंदू समझ कर सोच रहे होंगे। हमारा ये कहना है कि देखिए असल में जो काज हैं, अच्छे काज हैं, उसमें एक तरीका ये होना चाहिए। देखिए अजीब व गरीब बात है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं अग्रवाल जी ऐसा कोई डॉक्टर बताइए जो हमको बचा ले। तो आप कहेंगे साहब वो फला डॉक्टर है मिस्टर फालते, लेकिन वो बहुत पक्का RSS है, बड़ा शिवसेना है। हम बोलेंगे वही ले चलिए, मगर मुझे बचा ले, मैं चला जाता। जान की बात, मेरी ये प्रॉपर्टी जाने वाली, आपने हमने कहा वो पकड़ लो, मौलाना आज वकील बहुत ज़बरदस्त है, तो मगर वो कट्टर है एकदम, समझिए, अरे कोई भी हो मेरी प्रॉपर्टी बचा ले। कहने का मतलब हम इतने शातिर हैं कि अपने ज़ाती काम के लिए तो हम हिंदू मुसलमान कुछ नहीं सोचते हैं। अब जब इनाम देने की बात आती है तो साहब वो जगजीत सिंह को क्यों उर्दू का अवार्ड दिया जाएगा? साहब जगजीत सिंह से ज़्यादा किस उर्दू के प्रोफेसर का काम है, हमने बता दे कोई आदमी, उस वक्त तो आप फरामोश कर देंगे। हम ये कहते हैं कि एक मामूली आदमी को, परशोत्तम हरवानी को क्यों अवार्ड आप नहीं देंगे? अगर ये कोई मुशारा होता है उसमें 20-25-50 हज़ार अपने जवाब से खर्च कर देते हैं, क्यों खर्च कर देते हैं? मतलब इनको मोहब्बत है। तो जिसको मोहब्बत है उससे रोशनी पैदा की जा सकती है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम हमेशा से हम लड़े हैं कि ये जो बड़े अवार्ड जो बढ़ते हैं, ये इस किस्म के जो लोग हैं जिनका बहुत काम रहा है उनको देना चाहिए कि नहीं साहब इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि साहब ये इनको बना दिया गया, उनको दे दिया जाता है। तो अब जस्टिस काटजू जैसे लोगों को हम लोग मतलब मैं अभी एक वाकया सुना था काटजू साहब का, जो काटजू साहब अपनी मैं उनके साथ में, मैं आपको बता दूं, मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर हूं, मुझे बताया, और उनके साथ में मैं कहीं लखनऊ में जब आपका ऑपरेशन था तो आपके साहबजादे ने पुरस्कार ग्रहण किया, जी, तो मैं वहाँ भी था, आपसे बात भी हुई थी। नहीं, उनकी नौजवानी ही बताता हूँ मैं आपको। तो वो बहुत दबंग वकील थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो ये था कि उनके पास कोई भी अगर मोहब्बत वाला केस आता था, लड़की लड़के भाग गए, तो वो फौरन बेल ग्रांट, पुलिस को भगाओ, इनको छोड़ो, आधा देंगे।
तो एक कोई केस आया, उसमें वो जो वकील जो लड़की वाला था वो आखिर उसके पास मोहरा बचा होगा, उसने कहा साहब 9 दिन कम है अभी इसके बालिग होने में। तो काटता लगे 9 दिन इंतजार नहीं कर सकती थी, जाओ सजा। हाँ, लेकिन 9 दिन इंतजार नहीं कर सकती थी। बहुत डैशिंग। भाषा की बात चल रही है, आपकी पोएट्री में, आपकी शायरी में हिंदी और अवध भाषा का इतना ज्यादा इस्तेमाल किसी और दूसरे शायर की उसमें नहीं है, उसका क्या कारण रहा है? नहीं, हमारा ख्याल ऐसा नहीं है अली। हमने तो मेरा कोशिश यही की कि कोई भी लफ्ज़ जैसा मुझे मिला उसको हमने वैसे उठा के रखा। हमने कभी ये नहीं किया कि ये जैसे उर्दू में कभी इसका कोई नहीं कि किसके लफ्ज़ ज़्यादा है कम है, जो लफ्ज़ अच्छा लगा वो वैसे ही रखा गया। हमारे जैसे हिंदी के लफ्ज़ हों या कोई भी आई डोंट नो, मतलब जो लफ्ज़ अच्छा लगा ये फैसला ही नहीं किया गया। लेकिन असल में बिल्कुल ऐसे ही है ज़बान के सिलसिले में, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि जैसे एक औरत है वो एक बच्चे को रोता हुई देखती है, जाके उसको लिपटा लेती है, वो न पूछती है कि ये किसका है या कौन है या कुछ नहीं, कौन इसका धर्म है, कौन उसके साथ है। उसी तरह से लफ्ज़ों के बारे में भी शायर कवि का मामला यही होता है। शायर हो कवि हो, उनको जो लफ्ज़ अच्छा लगता है वो उसको रख लेते हैं कि नहीं यार अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि या यूँ कहिए कि भाई हम, जैसे एक बात अक्सर कभी कभी हंसी में कहते हैं कि हमारी बदनसीबी है कि हम उर्दू के शायर हैं, या सो कॉल्ड हिंदी में हमसे मोहब्बत करने वालों में हिंदी वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अंग्रेजी का शायर होता, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। आपकी पहली कविता आपने पहली नब्ज़ नहीं बताई, क्या लिखी थी आपने सबसे पहला? सॉरी, हाँ, तो ये जो मेरे फूड़ा निकला था तो मैं बहुत रातों में रोता था, दर्द होता था, तो मुझे उसमें माँ बहुत याद आती थी। अच्छा, मैं सबसे बड़ा भी था घर में, तो 17 साल की उम्र थी जब निकाला गया था मैं, 16.5 साल की। तो एक मैंने कुछ शेर ऐसी टूटा फूटा कहा था कि मतलब शेर क्या था, जाहिर सी बात है ढल गई उम्र तो गज़लों की जवानी आई। तो उसका थॉट्स कंटेंट ये था कि तेरे भी दिल में कुछ दर्द हुआ होगा, मैंने बीमारी में माँ याद किया है तुझको, समझ। ये इस तरह से फिर बाद में जब मैंने शेर कहना शुरू किए तो उन दिनों हमने गज़ल पहली शुरुआत माँ के प्रति थी आपके, जहाँ से हाँ ये प्रेरणा में माँ थी आपके। अच्छा, उसकी वजह ही मैंने कई बार मैंने ये बात कही भी कि असल में माँ के प्रति मुझे लगाव की वजह ये भी थी कि बचपन में मुझे सोते में चलने की आदत थी, नींद में चल रहे। हाँ, नींद में चलने की मुझे आदत थी। घर के हालात में जो पार्टीशन हुआ तो ख़ानदान का 90% जो लोग थे वो सब पाकिस्तान चले गए थे। इवन हमारी दादी भी चले गए थे, सब लोग चले गए थे। तो जो होता है अभी जब टुकड़ों में सब बट के ख़त्म हो गया, तो फिर वो अभी आया कि मेरे वालिद ने ड्राइवरी की करीब 25-28 बरस GT रोड पर। कभी कभी वालिद आते थे, कभी ड्राइवरी नहीं आ पाते थे, तो कभी हमारे घर में चूल्हा जलता था, कभी नहीं जलता था। तो अक्सर ऐसा होता था, हमारे घर में ऊंचे हार ननियाल हमारी है, तो हमारी कोई मौसी आती थी, हमको लेके चली जाती थी। 2 भाई हम लोग ज़माने में थे, तो हमारे ख्याल से माँ इसलिए भेज देती होंगी, वहाँ रहेगा तो भूखा नहीं रहेगा, यहाँ तो भूखा भी रहना पड़ सकता है। अब भेज तो देती, लेकिन वो कि रात में वो बेचैन होती कि ऐसा ना हो ये सोते में उठे हो कहीं कुएं में गिर जाए। तो वो रात भर जो हमारे रायबरेली में हमारे घर में जो कुआं था, मतलब हमारे ददियाल में जो कुआं था, वो उसकी जगत पे बैठी रहती थी और कुएं से लिपट के रोती रहती थी, देख मेरे बेटे को डुबोना मत। वो समझती थी शायद पानी से पानी का कोई रिश्ता होता होगा, कि हम इस कुएं से कहेंगे तो वो कुआं सुन लेगा। तो शुरू से मतलब ये है कि मतलब ये हमने सोचा, अच्छा कभी मुझे मेरी माँ ने मारा नहीं, शायद इसलिए हमारी दादी ने जाते हुए कहा था कि तुम इसको मारोगी तो हमको चोट लगेगी, जो पाकिस्तान में, तो मुझे बहुत चाहती रही होंगी। तो बहुत तरह से मैंने सोचा। फिर ये कि मुझे अच्छा लगा, मैं आपकी माता श्री के पास बैठा, मैं उनसे मैं पूछने लगा कि आपके यहाँ मैं बैठा, आपकी माता श्री से पूछा। तो हमने ये देखा कि ये नस्ल एक है। जैसे हमने कहीं लिखा है कि हमारा रायबरेली में यहाँ हमारा घर है, तो वहाँ कोई हिंदू मुसलमान रहता ही नहीं है साहब। जितनी छतें हैं या वो मेरी बुआ की या मेरी मौसी की हैं। अब मेरे बचपन में सब पे मेरा कब्जा था। यहाँ से वहाँ तक मैं पतंग लूटता था, वहाँ से वहाँ तक डोर लूटता था, वही पकड़ के पीटती थी और खाना भी खिला, अच्छा खाना खा ले पहले, दूध में मारे मारे पीटते थे। तो जब हमने ये मोहब्बतें देखी हूँ
तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं नफरत देखते हो तो हम काम जाते हैं। क्योंकि जैसे हमारा घर जो था रायबरेली में, तो हमारे दादा मतलब आधा शहर हमारे दादा का पढ़ाया हुआ था। अभी जब 2000 में मेरे पिता मरे थे तो हमारे मोहल्ले में 2-3 हिंदुओं की बारात आनी थी। तो उन लोगों ने कहा होगा लड़के वालों से कि किले के बाद बाजा नहीं बजेगा। तो उन लोगों ने उसको अब शगुन माना होगा कि साहब बाजा नहीं बजेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वजों की तरह थे अनवर राणा, उनका इंतकाल हो गया, इसलिए अभी यहाँ पर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं होगा। तो जब उन लोगों को पता गया कि अनवर राणा इनके पूर्वज कैसे हो गए, तो बताया गया कि भाई उन्होंने बताया कि भाई रात राम कहना तो मौलवी साहब ने हमारे पूरे खानदान को सिखाया। तो ये जब दूल्हा जो आए वहाँ पर, तो पहले वो आए हमारी माँ के पास आया, उन्होंने आशीर्वाद लिया, इसके बाद जाके मंडप में बैठे। तो कहने को तो हमने ये मुल्क हमने देखा था और हम यही मुल्क छोड़ के मरना भी चाहते हैं। इससे कम पे हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमारा जब इतना सब प्रेम एक दहशतवादी को क्यों बदल नहीं पाते आप लोग? देखिए असल में ऐसा है कि सियासत नफरतों का जख्म करने ही नहीं देती। मेरा आपसे मतलब था, कभी लोग साहित्यिक लोग जो समाज का दर्पण होते पूरा का पूरा, आप तो चैनल में आप लोग कुछ संदेशा दे पाओगे? हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप भी अक्सर मुख्यमंत्री की और मंत्री की अफ्तार पार्टी में जाते होंगे मुंबई में खास तौर से। ये तो चूंकि कस्बाती इलाके हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा सा मुरब्बतें और शराफतें और मौजूद हैं। लेकिन ये जितनी भी अफ्तार पार्टियां आप देखते हैं गवर्नर और मुख्यमंत्री की यहाँ होती हैं, इनमें सब हरामखोर मुसलमान बुलाए जाते हैं जो रोजा नहीं रखते। तो आप यानी आप सोचिए साहब, गवर्नर वहां लखनऊ के गवर्नर हाउस में 3 मिनट पहले अजान हो गई, इसलिए कि कोई रोजेदारी नहीं था। गवर्नर साहब निकले तो समझे सर टाइम हो गया, सबने बोला खाना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है सर कि इस मसले का हल यही कि हमारी नुमाइंदगी कहाँ है। हम शायर या कवि, हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आप हमें बुलाएंगे तो हम आपको टोक देंगे। शायर सबसे अच्छा आपका अपोजिशन होता है, वो आपको बोल देता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। और आप एक चीज गौर कीजिए कि एक मामूली सा मिजाई बनाने के लिए 40 साइंटिस्ट लगते हैं। आप सोचिए कि महाकवि तुलसीदास ने अकेले रामायण लिख दी, रामचरितमानस हजारों मिसाइल से ज्यादा ताकतवर है। तो कवि या शायर की ताकत ये है, आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, आप उसका इस्तेमाल होने ही नहीं देते हैं। यानी बहुत मशहूर वाकया है, रामधारी सिंह दिनकर उन दिनों MP हुआ करते थे। पंडित नेहरू और ये दोनों आदमी लाल किले के एक कवि सम्मेलन में स्टेज पे चढ़ रहे थे। अचानक पंडित जी लड़खड़ाए तो रामधारी सिंह दिनकर ने यूं करके उनको रोक लिया। तो पंडित जी मुस्कुरा कहने लगे कि अगर दिनकर जी आप न पकड़ते तो मैं गिर जाता। तो दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसे सहारा देता है। तो बेसिक बात यह है कि आप सवाल ये कि हमारी तो आवाज ही आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे हम ये कहते हैं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया का है। लेकिन मीडिया की एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आपको चल रहा है खासतौर से, उसमें उसके लिए TRP और GRP इसके लिए मारामारी हो रही। तो हम कहते हैं कि देखिए, राखी सावंत की कमर आप 30 मिनट तक दिखाते हैं और राखी के दिन मुनव्वर राना के शेर आप 1 मिनट में निपटा देते हैं। तो आप चाहते हैं तकद्दुस बरकरार रहे, रिश्ते बरकरार रहे, तो कैसे होगा? अच्छी चीज की आप पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं। अभी एक हिंदू ने एक मुसलमान को मारा, इसकी कोई इसकी खबर बनेगी बहुत लंबी चौड़ी। लेकिन एक हिंदू ने एक मुसलमान लड़की की शादी करवाई, कि इतनी सी कभी किसी अखबार में इतनी सी खबर आएगी। तो कम से कम जो भी मतलब इस तरह की जब चीजें जब हाईलाइट नहीं होंगी, उसका फायदा भी नहीं हो सकता है। हम शायर कवियों को अगर आप बुलाएं, आप बिठाएं, हमसे पूछें तो हम बताएंगे, वरना वो आमतौर से वो कहते हैं वो ये शायर लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं। शुरुआती दौर में अनिल भाई ने प्रश्न पूछा था आपसे, शुरुआती शायरी और अभी की शायरी। अभी जो आम शायरी जो आपने बताया कि 4 घंटे हंसने हंसाने का कार्यक्रम चलता है मुशायरों में, हाँ खराब हो गया बहुत। जो मकसद को लेके आप जो शायरी की बात कर रहे थे, वो मकसद कहाँ कायम रह गया आज? अभी
नहीं, अब तो देखिए मुशायरा जो है इंटरटेनमेंट है ये, इसका ना साहित्य से कोई ताल्लुक रह गया है। और अभी ये किसी हमने खरगोन किसी मुशायरे में हमने बात कही थी, यानी आप देखिए कि जो हमें ये अच्छा लगा, देखिए यहाँ सब तरह के लोग बैठे हुए हैं, हाँ, सब बिरादरी के लोग, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा लगता है सब एक साथ। तो अब उसमें मालूम है कि एक कोई बेवकूफ किस्म का शायर आता है और वो 8-10 शेर ऐसे खराब पड़ता है कि उस मुशायरागाह में जो 10 मतलब अगर उसमें 100 हिंदू बैठे हुए हैं तो 10 आइंदा कहते हैं। एक कवि सम्मेलन है, मालूम है कि उसमें अगर आपका दोस्त आपने कहा चलो वहाँ कवि सम्मेलन सुनते हैं, तो चला गया। वो मालूम है एक कोई कवि है ऐसी, उसने बेहुदा बात कही कि अब आप खुद दूसरे दिन हमसे मिल रहे हैं तो शर्मिंदा हो रहे हैं कि कहाँ लेके चले गए इधर आना। लेकिन इनको रोका नहीं जाता है, इनको रोकना हमारा बढ़ावा देते हैं। हाँ, इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। अब देखिए असल में होता क्या है कि जो दुनिया का एक कायदा है अजीब व गरीब, एक फलसफा समझ लीजिए साहब, कि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी को पागल समझती है। मसलन अगर अभी यहाँ एक पागल आ जाए तो हम लोग उसको देख के हंसने लगेंगे। जब हम पागल खाने में जाते हैं तो वो सब हमको देख के हंसते हैं, वो समझते ये पागल है। ये अजीब व गरीब है स्थिति। तो जब मालूम है एक मुशायरा है, उसमें मालूम है कि 10,000 मुसलमान बैठे हैं और 700 हिंदू बैठे हुए हैं, तो 10,000 मुसलमानों को ये एहसास नहीं होता कि नहीं ये दिल दुखाने वाली बात कर रहा है, यहाँ एहतजाज करना चाहिए, वो नहीं करता है। कभी सम्मेलन होता है, मालूम है कि वहाँ कहीं भी चले जाइए आप, मालूम है कि 10,000 हिंदू बैठे हुए हैं, उनमें 300 मुसलमान बैठे हुए हैं या 500 1,000 जो भी हो, वो वहाँ कोई ऐसी बात बोलता है जितने हैं सबको निकालो, भेजो पाकिस्तान और ये कर दो वो कर दो, कोई एहतजाज नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी का पागलपन जो है वो माइनॉरिटीज को नुकसान पहुंचा देता है, कहीं का हो। क्योंकि ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी, आप अच्छी बात याद आई, आप सोचिए कि आम आदमी जैसे हिंदुस्तान में कहता है कि हम माइनॉरिटीज में हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम माइनॉरिटीज में हैं। मैंने पाकिस्तान में जब मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आप हिंदुस्तान में तो बहुत आप अनसेफ हैं, वहाँ आप एकदम हिंदुओं के बीच में रहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, अकेले मतलब ये कि आप लोगों को सुना नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है ऐसा वैसा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखिए ऐसा है, रायबरेली में मेरा घर जो है उसके आसपास 100 गैर मुस्लिमों के घर हैं, मेरा लॉन बहुत खूबसूरत है, मोहल्ले की लड़कियां और औरतें सब आई हैं, उन्होंने मेरी बीवी से जो रिश्ता लगता हो, भाभी चाची मामी का कहेंगे कि तुम देर से सो के उठती हो, हम लोगों को मंदिर जाना होता है, हम यहाँ से फूल तोड़ के ले जाते हैं, तो तुम ऐसा करो सवेरे जब उठती हो नमाज के लिए दरवाजा खोल दिया करो। मैंने कहा 1991 के ज़माने से हमेशा मेरी बीवी जब 4 बजे 4:30 बजे उठेंगी तो वो पिछला दरवाज़ा खोल देती है। और ये मतलब 92 93 जो ख़राब ज़माने से, तो हमने कहा मुझे कभी डर महसूस नहीं। ये बात हमने कहा मोहल्ले के हिंदुओं को मालूम होगी कि मेरा दरवाज़ा खुल जाता है, मुसलमानों को मुमकिन है मालूम भी ना हो, लेकिन मुझे डर कभी नहीं लगा, इसलिए कि मैं वहाँ माइनॉरिटीज़ में नहीं हूँ, मैं 75 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ, मुझे बचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो हमसे ज्यादा सेफ कहाँ कोई है? हम जबरदस्ती हम अनसेफ हैं ऐसे नहीं होगा। फिर ये कि आप देखिए कि असल में मतलब रोल हमारा अगर अच्छा नहीं होता है, हम हिंदुस्तान में जिस तरह आए थे, जो मोहब्बत के बोल बोलते हुए आए थे, अगर हम उन्हीं मोहब्बत के बोल फिर से बोलना शुरू कर दें तो आज भी हमारा जलवा वही होगा जो कल था। लेकिन हम सियासत में आकर के मालूम है किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हम उल्टे किसी बयान बैठने लगे, बदलने लगे। आपको क्या लगता है साहित्य से समाज की सुधारना होगी? आप इसमें पॉजिटिव आप कह सकती हैं? नहीं, साहित्य से ही सुधार हो सकती है, सियासत तो नहीं हो सकती है। देखिए सियासत हमारी जिम्मेदारी तो बनती है बहुत सारी, किसकी? अपने साहित्यकारों की बहुत जिम्मेदारी बनती है इसकी। देखिए इसमें ऐसा है कि हर चीज को तो आप मायावती ने जूता हाथ में ले लिया तो आपने फौरन मंडल को मंडल बना दिया। साहित्यकार ये नहीं कर सकते आपने उनका कोई कोटा नहीं बनाया। आपने राज्यसभा में जाने की फीस 2 करोड़ 4 करोड़ मुकर्रर कर दी। आप इलेक्शन में लड़ने की पोजीशन आपने खड़ी कर दी कि जब 1 करोड़ है तो आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं। तो साहित्यकार कहाँ से आएगा? तो सब खत्म कैसे होगा?
ये सोचना आपका काम है, एक पब्लिक की हैसियत से, एक मीडिया की नहीं। अब हम बैठे ना, आप और हम एक ही जगह बैठे, हम सारे चिंतन करते बैठे हैं। तो सर ये बात तो आपको कहना चाहिए कि एक बार आप मुनव्वराना के जैसे आदमी को टिकट दीजिए। मुनव्वराना मैंने एक नाम लिया, सही आप अपने शहर के, हाँ एक अपने शहर के आपने कि आप इनको टिकट दीजिए। आप हमारे यहाँ 7 सीटें हैं तो 7 में 1 सीट साहित्यकार की होनी चाहिए। इस पर तकसीम नहीं होगी कि एक हरिजन की होगी, एक हिंदू की होगी, एक पंडित की होगी, एक ठाकुर की होगी। 1 सीट साहित्यकार की होगी। आप एक सीट साहित्यकार की रखिए, देखिए बदल जाएगा। एक जातिगत प्रश्न है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान भर में अभी कहा जा रहा है कि राणा साहब वादा करके वादा खिलाफी कर देते हैं। ये अमूमन हर शहर का हाल है। अभी ये कुछ समझ में नहीं आया। एक सेकंड मैं इससे पहले एक चीज पूछता रहता हूँ। वादा खिलाफी की बात कह रहे हैं, एक गहरी बात सर, सुनिए गहरी बात पूछ लूँ मैं इसे। मैंने इंदौर फोन लगाया था सर से, सर सुनिए नहीं वादा खिलाफी की जो आप कह रहे हैं ना बात, तो आज ही मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपका जो साहित्य प्रेम है इतना ज़्यादा है, इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। सर से मैंने फ़ोन किया था इंदौर फ़ोन किया था, सर के मुँह से काफ़ी गालियाँ निकल पड़ी, खुद के लिए, हाँ किसी और के लिए नहीं। तो मैं घबरा सा गया। फिर मैं राज भैया को पूछा, भैया क्या बात है, मैंने कभी ऐसे अपने लिए सर एकदम गालियाँ बक रहे खुद के लिए। बोले यार मेरे यार को इतना दर्द है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। अब मुझे मालूम है कि 2.5 महीने हो गए हैं, बोले हाँ बहुत तड़प रहे हैं बिल्कुल दर्द से, ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन के ऊपर ऑपरेशन। 2.5 महीने से आपके घर पे, बोले हाँ भाई दूसरा ऑपरेशन होगा, अभी तीसरा हो रहा है। और जो इन्होंने अपने लिए ऐसी, मैं सुन के तो घबरा सा गया। अच्छा अब इस पर बहस हो क्लियर। देखिए ऐसा है, इसका कारण घुटना है। नहीं घुटना तो अभी है, अभी हुआ मूड नहीं बनता होगा। नहीं यानी साहित्य से प्रेम है। असल में आप ये मत समझिए कि साहित्य से प्रेम नहीं है, देखो ये हालत में नहीं पड़ते। देखिए ऐसा है, जब आप लिस्ट बनाते हैं जी, तो अभी पिछले दिनों किसी का फोन आया, तो उसने कहा साहब वो मुशायरा आया, कभी सम्मेलन है जो अब ये आपका इतना पेमेंट है। तो मैंने कहा यार आप सब्जी के खरीदार, आप हीरे की दुकान में घुसा है। अच्छा ये कारण है। नहीं यूं भी मतलब ये कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि हम जल्दी चले जाते हो, हम कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके अजीम दोस्त के कौन से शायर हैं? भाई खंडवा वाली बात बता दीजिए। वो लड़की वो खंडवा में जो लड़का आपकी खिदमत कर रहा था, हाँ जल्दी जाने वाली बात, हाँ जुआ लगाया हुआ था। जुआ लगाया बहुत आपकी बौरी पट्टी में जुआ लगता है, मुनव्वराना आएंगे कि नहीं आएंगे? कुछ दिनों बाद अमरावती में भी शुरू हो जाएगा। 17 तारीख को सर क्या हुआ, 17 तारीख को क्या हुआ, कुछ ऐसी अफवाह फैल गई कि सर आए हैं। तो मेरे होटल में कई लोग आ गए पूछने, भाईजान उतरे हैं क्या? मतलब भाई आए तो नहीं है। फिर मैं अबरार साहब को फोन लगाया, ही वॉज इन लखनऊ और समथिंग। बोला भाई आए कहाँ उतरे, होटल किस होटल में उतरे? मैं जाऊँ मिलने। बोले क्यों? बोले मेरे यहाँ 4-5 लोग पूछने आ गए, बोले आए पर कौन से होटल में उतरे हैं? फिर अबरार ने मुझे बताया कि बोले आज तो नहीं आए हैं, बोले पता करके बताया। वो भी काम कर दिया जाता पैसे वाला। अब सुना देंगे सर, सब्जेक्ट बोल दो आप। नहीं ऐसा नहीं, वो तो सर के है ही, वो तो है। आज के जो हालत चल रही है हिंदुस्तान, प्रेम मोहब्बत तो बोलते नहीं सर। जैसे आज जो हिंदुस्तान में आतंकवाद, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आज जो इंडिया के जो उस हालात पे शायरी के अंदाज में आपको अगर बोले, क्या जवान बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? सुनाता हूँ, एक गजल में सुना दे रहा हूँ। चार मिसरे और एक गजल में सुना रहा हूँ।
थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ, और गजल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। गजल वो सिन्फ नाजुक है जिसे अपनी रिफाकत से वो महबूबा बना लेता है, मैं बेटी बनाता हूँ। मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है मैं बीड़ी बनाता हूँ। मगर मेरी मुसीबत, मेरे आंगन की कलियों को तमन्ना शाहजादों की, मगर मेरी मुसीबत ये है मैं बीड़ी बनाता हूँ। तो मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। मुझे इस शहर की सब लड़कियां आदाब करती हैं, मैं बच्चों की कलाई के लिए राखी बनाता हूँ। और हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूक साजी पर, मुझे कैसे मिलेगा मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। और ये शेर आखिर आपके सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम बच्चों के लिए जो हमसे छोटे हैं, हमारे बेटों की तरह हैं, हमारे भतीजों की तरह हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, ये आखिरी शेर उन्हीं के लिए है कि कल कोई भी कुर्सी हो, चाहे जहाँ ये फ़कीर बैठा हुआ है, चाहे जहाँ बादशाह बैठा हुआ होगा, कल सब जगह आप ही को बैठना है। शेर ये है कि न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, गज़ल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ, बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। बस इतनी इल्तिजा है तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। न मैं कंघी बनाता हूँ, न मैं चोटी बनाता हूँ, गज़ल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ।